हेलो एंड वेलकम टू विन साइंस। आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक। क्लास 9 सीबीएसई का टॉपिक जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेस। अब वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग जानेंगे एक स्टोरी के बारे में। अब ये स्टोरी किस चीज़ की है? ये स्टोरी पूरे के पूरे वर्ल्ड की है। अब ऐसी कैसी स्टोरी बता रहे हो सर आज आप? तो देखो, ये स्टार्ट होती है बहुत पहले, जब हम लोग क्या थे, जब हम लोग सब स्टोन एज के प्राणी थे। मतलब हम बहुत ही अर्ली स्पीशीज़ थे उस समय, और तब से स्टार्ट होती है। और तब से जो है ह्यूमंस में एक फैक्ट रहा है कि ह्यूमंस में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। और ये क्यूरियोसिटी थी कि हम लोग टूल्स बनाने लगे। अब ये टूल्स कहाँ पे काम आने लगे? तो हम लोग खेती बाड़ी करने लगे, तो वहाँ पे टूल्स काम आने लगे। अब चलो, ये तो हो गया टूल्स के बारे में, लेकिन हम लोग वहाँ पे जाके नहीं रुके। हम लोगों को चाहिए था कि हम लोग एक किंगडम बनाएंगे। उसके बाद हम माइग्रेशन स्टार्ट करेंगे। उसके बाद ये माइग्रेशन होगा किसके खोज में? बेटर लाइफ की खोज में, बेटर लिविंग कंडीशन के खोज में, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ की खोज में। तो ऐसे ही ये माइग्रेशन होता रहा। उसके बाद हमने स्टार्ट किया कि एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, अपना एक किंगडम बनाएंगे, दूसरे किंगडम को अटैक करेंगे, दूसरे किंगडम का सोना चांदी लूट के यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश थे, तो वो जब पहली बार इंडिया में आए थे ना, तो वो आए थे किस चीज़ की खोज में? तो स्पाइसेस और जो है मेटल, ऐसी कई सारी चीज़ों के खोज में ब्रिटिश भी यहाँ पे आए थे। उन्होंने 200-300 साल तक राज किया, इंडिया की तबाही मचा दी और फिर चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें लूटा। हमसे हमारी जो पूरी की पूरी इंडिया की संपत्ति थी, जो पैसे थे, जो मेटल्स थे, प्रीशियस मेटल्स, वो सारे लूट के वापस जहाँ से आए थे वहाँ पे चले गए। सो तो पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पर भी ये ऐसी चीज़ें ब्रिटिश ने की है, या फिर यूरोपियन किंगडम ने की है इन जनरली, या फिर अमेरिका ने, जो अमेरिका आज भी करता है, तो इसके पीछे जो है नेचुरल रिसोर्स एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और नेचुरल रिसोर्स के पीछे पूरी की पूरी दुनिया भागती है। पूरे के पूरे वर्ल्ड के जो मार्केट्स हैं वो ऊपर नीचे होते हैं, बिकॉज नेचुरल रिसोर्सेज की इधर कमी होती है या फिर बहुत ज़्यादा होते हैं। क्रूड ऑयल एक बहुत अच्छा नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं हम। नेचुरल रिसोर्स मतलब ऐसी चीज़ जो हमें नेचर में मिले। ब्रिटिश यहाँ पर आए थे, उन्होंने 200 साल 300 साल तक राज किया, और यहाँ से सारा का सारा नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट करके यूरोप चले गए। इसलिए आप लोगों को वहाँ पर जाके बहुत सारे अच्छे अच्छे घर दिखेंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ दिखेंगे, बहुत सारा पैसा दिखेगा। दिस इज़ बिकॉज उन्होंने यहाँ से लेकर गए थे। सो दिस इज़ वॉट नेचुरल रिसोर्स इज़। इसके पीछे वाली हिस्ट्री, जो वर्ल्ड में सारी की सारी लड़ाइयाँ हो रही है, ये सारी की सारी नेचुरल रिसोर्स के लिए होती है। ऑलमोस्ट सारी, ऑलमोस्ट मतलब 99 सारी 100% लड़ाई है। ये चाइना ताइवान हो रहा है, या फिर यूक्रेन रशिया हो रहा है, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस कई सारे टाइप्स के होते हैं। कुछ रिन्यूएबल होते हैं, मतलब वो एक बार यूज़ करेंगे उसके बाद फिर से रिन्यू किया जा सकता है। कुछ नॉन रिन्यूएबल होते हैं, या फिर बहुत स्लोली रिन्यू होते हैं, जो एक बार आप यूज़ कर दो तो वापस यूज़ नहीं कर पाओगे। जैसे आपका पेट्रोल हो गया, क्रूड ऑयल हो गया। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो आप लोग सिर्फ एक बार यूज़ करके फिर से यूज़ नहीं कर सकते। उसे बनने के लिए हज़ारों लाखों साल लग जाते हैं। सो सबसे ज़्यादा अच्छा सोर्स रिसोर्स का कौन सा है? अब मैं पहले बता दूँ, यू गाइज आर वॉचिंग इन साइंस, ओके? एंड हम लोग यहाँ पे आज नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेचुरल रिसोर्स। एंड वी विल बी डिस्कसिंग दिस एज अ स्टोरी, बिकॉज ये टॉपिक बहुत ज़्यादा स्टोरी जैसा है। ये अर्थ की स्टोरी है बेसिकली। अब हम आते हैं पॉइंट पर। सब्सक्राइब कर दो। और सबसे ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स कहाँ है सारे के सारे रिसोर्सेस का? तो वो सोर्स है अर्थ। और एनर्जी भी एक तरीके का सोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, वो आता है सन से। तो ये दो चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्सेस हो जाते हैं एनर्जी के, या फिर नेचुरल रिसोर्स के सोर्स हो जाते हैं ये दोनों।
हम सभी लोग सस्टेन कर पा रहे हैं बिकॉज सन है और अर्थ से हमें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। यहाँ तक कि हम लोग बने भी अर्थ से मिले हुए न्यूट्रिएंट्स से, हम लोग कार्बन से बने हैं जो अर्थ के क्रस्ट में मिलता है, और भी कई सारी चीज़ें नाइट्रोजन से बने हैं, प्रोटीन्स में हमारे नाइट्रोजन होता है वो भी अर्थ से मिलता है। तो कुछ इस तरीके से ये नेचुरल रिसोर्स की स्टोरी है। अब देखो, हम लोग अब थोड़ा सा टॉपिक के अंदर घुसेंगे, लेकिन ये पूरा का पूरा टॉपिक एक तरीके से एक वन शॉट लेक्चर कह सकते हैं वैसा होने वाला है। शायद ये 2 पार्ट्स या फिर 3 पार्ट्स में आ जाए, ऐसा कुछ छोटा सा टॉपिक है। ये लास्ट सेकंड टॉपिक है क्लास 9 CBSE का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप लोगों को एक स्टोरी जानने को मिलने वाली है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू टीच दिस टॉपिक विथ मैक्सिमम इंटरेस्ट, बिकॉज काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग जानने वाले हो, जो शायद आप लोग जानते थे लेकिन ठीक से नहीं जानते थे। समझ रहे हो? मतलब आप लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें कई सारी पता थी, लेकिन आप लोगों ने कभी इसे सीरियसली नहीं लिया, या फिर अभी तक आप लोग पोल्यूशन कर ही रहे हो जो नहीं करना चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें जानने को मिलने वाले हैं इस टॉपिक में। सो आई वेलकम यू ऑल। तो सबसे पहले जानेंगे, देयर आर लैंड, द वाटर एंड एयर, द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड एज लिथोस्फीयर। तो देखो, लिथोस्फीयर क्या होता है? अर्थ का सबसे बाहरी हिस्सा। लिथोस मतलब मिट्टी, तो लिथोस्फीयर मतलब मिट्टी वाला स्फीयर। वाटर कवर 75% ऑफ अर्थ सरफेस, इट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड। और कहाँ कहाँ पे वाटर मिलता है? तो देखो, आइस कैप्स में वाटर मिलता है, ओशंस में वाटर मिलता है। तो तो इसे कहा जाता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी जहाँ जहाँ पे मिलेगा उसे। द एयर कवर्स द होल ऑफ द अर्थ लाइक अ ब्लैंकेट, इट इज़ कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। मैं एटमॉस्फेयर का आप लोगों को एक ड्राइंग ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो, ये हो गई ये मिट्टी मिट्टी मिट्टी, तेरे मिट्टी में मिल जावा, और ये हो गया बाहर का हमारा एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर का एक ऐसा ब्लैंकेट होता है कवर्ड हमारे अर्थ को, तो दैट इज कॉल्ड एज एटमॉस्फेयर। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर थ्री एग्जिस्ट्स। तो जहाँ पे ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एक जगह पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे आप लोगों को लाइफ दिखेगी। अब ये लाइफ किन फॉर्म्स में होती है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेकर डायनासोर्स तक सब कुछ हो सकती है। लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दिस थ्री एग्जिस्ट। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर द एटमोस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर इंटरेक्ट इज कॉल्ड एज बायोस्फीयर। अब ये बायोस मतलब क्या? लाइफ। तो इसे कहा जाता है लाइफ, लाइफ का स्फीयर, या फिर इसे कहा जाता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में लाइफ आप लोगों को दिख जाएगी। अर्थ में जहाँ पे आप रह रहे हो वो एक बायोस्फीयर है, हम कह सकते हैं, जहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल्स है। लाइफ सपोर्टिंग मटेरियल्स कौन कौन से है? तो हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फियर। सो दिस इज व्हाट इट इज। दीज आर, अरे ये तो हमने अभी पढ़ा, शायद स्लाइड डबल हो गई। लिविंग थिंग्स कंस्टिट्यूट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर। लिविंग थिंग्स में सारे बायोटिक कंपोनेंट्स है। अब ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या है? बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लाइफ सपोर्टिंग कंपोनेंट्स, या फिर लाइफ सस्टेनिंग। अब ये लाइफ सस्टेनिंग या फिर लाइफ सपोर्टिंग मतलब क्या? लाइफ सपोर्टिंग मतलब हमारी जो लिविंग है या फिर जो लाइफ है तो उसे सपोर्ट करने वाले। लाइफ सपोर्ट मतलब लाइफ वहाँ पर बने रहे, ऐसी चीज़ें। और लाइफ सस्टेनिंग मतलब वहाँ पे लाइफ टिकी रहे सालों सालों तक। अर्थ पे सालों सालों तक लाइफ टिकी रही है। दिस इज़ द रीज़न वाई आप लोगों को, हम लोग, या फिर आप लोग मुझे देख सकते हो, या फिर हम यहाँ पे जीब्रास को, हॉर्सेस को, काउस को, तो इन लोगों को देख सकते हैं। Air, water, and soil form the non-living abiotic components of the biosphere. Let us study these abiotic components in detail in order to understand the role of sustaining life on Earth. तो देखो, अब ये बायोस्फीयर है, इसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी है। अब ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हैं मुझे बताओ। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, सॉरी, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स बायोस्फीयर के। तो इनमें आ जाता है जो है पानी, हवा, मिट्टी। पानी, हवा मतलब एयर, एंड सॉइल। तो ये हो गए नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एक बायोस्फीयर के या फिर एक इकोसिस्टम के। अब द अब इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं इन अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, बिकॉज बायोटिक कंपोनेंट्स तो लिविंग लाइफ है।
जो लाइफ है तो वो हम 10th में जानेंगे। अब हम सिर्फ जानेंगे कि जो नॉन लिविंग चीज़ें हैं इस पूरे के पूरे प्लैनेट अर्थ पे, या फिर नॉन लिविंग फैक्टर्स जो लाइफ को सस्टेन करते हैं, उनके बारे में इस टॉपिक में बात होने वाली है। सबसे पहले बात करेंगे हवा के बारे में, जो सांस हम अंदर लेते हैं, जो सांस हम बाहर छोड़ते हैं। We have already talked about the composition of air in the first chapter. It is mixture of many gases like nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor. तो देखो हवा जो है अपने आप में एक क्या है, मिक्सचर है, और ये मिक्सचर है कई सारे गैसेस का। और ये हवा जो है वो अर्थ के अराउंड एक एटमॉस्फेयर बनाती है, एक ब्लैंकेट ऑफ गैस बनाती है। और ये ब्लैंकेट ऑफ गैस एक जगह पे रखने का काम करता है ग्रेविटी, जो हमने प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ा है। तो ग्रेविटी हवा को अपने और खींचकर एक पूरा का पूरा एक ऐसा सिस्टम बनाती है जहाँ पर लाइफ सस्टेन कर लेती है। तो मेजर कंपोनेंट ऑफ एटमॉस्फेयर इज़ फाउंड टू बी कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाती है। अब हर प्लैनेट पे आप लोगों को अलग अलग टाइप का एटमॉस्फेयर मिलेगा। जैसे मार्स हो गया, वीनस हो गया, वहाँ पे अलग है। हमारी अर्थ में सबसे ज़्यादा जो गैस है तो वो है नाइट्रोजन, दूसरा है ऑक्सीजन आती है, हाइड्रोजन आती है। तो ऐसे कुछ करके हमारा एटमॉस्फेयर अलग अलग गैसेस के मिक्सचर से बना है। अब कई सारे ऐसे भी है जहाँ पे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बहुत ज़्यादा है। जैसे मार्स हो गया, तो वहाँ पे हवा में बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। वीनस हो गया, वहाँ पे तो कुछ इस तरीके से कंपोजिशन अलग अलग होता है अलग अलग एटमॉस्फेयर का। तो इनफैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट्स अप टू 95 to 97% ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस एंड मार्स। तो वहाँ पे मेजॉरिटी गैस जो है तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। डिस्पाइट ऑफ दिस, द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर इज मियर फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज, बिकॉज द कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन 2 ways। अब देखो, अगर हम मार्स या फिर वीनस का कंपैरिजन करें अर्थ के हिसाब से, तो देखो अर्थ पे बहुत ज़्यादा कम कार्बन डाइऑक्साइड है, शायद 0.02 के आसपास शायद हमें हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है। और इसका बहुत ज़्यादा इसका एक इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या है कि इतना अमाउंट कम है, तो इसका रीज़न है प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं अपना फोटोसिंथेसिस करने के लिए। तो फोटोसिंथेसिस करने के लिए ये लोग अंदर ले रहे होते हैं हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड। इस वजह से वहाँ पे आप लोगों को कम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है देखने को अर्थ पे। उसी तरीके से जो पानी के अंदर होते हैं ना, मराइन प्लांट्स या फिर मरीन प्लांट्स, तो वो जो होते हैं या फिर मरीन एनिमल्स है, तो वो डिज़ोल्व हुए हुए कार्बोनेट्स को लेते हैं। अब ये कार्बोनेट्स क्या है, अब ये कार्बोनेट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के जब आप रिएक्शन करोगे तो वो एक कार्बोनेट जनरेट होता है। कार्बोनेट से बना हुआ होता है आपके स्नेल्स का शेल। स्नेल देखा होगा, तो उसका जो शेल होता है तो वो बन जाता है इन कार्बोनेट्स से। सो दिस इज ऑल्सो वेयर कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स यूज्ड अप, द कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स यूज्ड अप अ लॉट। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब ये एक स्टोरी है कि किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है वो क्लाइमेट कंट्रोल कर लेता है। अब देखो, अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमारे अर्थ का टेम्परेचर मॉनिटर नहीं होता। टेम्परेचर, अब इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल वो है कि मून पे जो है आप लोगों को दिख जाएगा कि एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं। जब हीट होगा तो 60 डिग्री तक पहुंच जाएगा, और कोल्ड होगा तो -150 डिग्रीज तक टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो ये एक्सट्रीम टेम्परेचर की वजह से लाइफ सस्टेन नहीं कर पाती। लेकिन बिकॉज अर्थ में एटमॉस्फेयर है और एक थिक ब्लैंकेट है अर्थ के अराउंड, इसका रिजल्ट क्या होता है कि आप लोगों को एक मेंटेन टेम्परेचर देखने को मिलता है जो लाइफ सस्टेनिंग होता है। लाइफ को टिकने में हेल्प करने वाला एक टेम्परेचर आप लोगों को अर्थ पे मिल जाता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होता तो हमें अर्थ के टेम्परेचर्स में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल जाता, और ये टेम्परेचर इतना ज़्यादा होगा दिन में और इतना कम होगा रात में कि हम लोग फ्रीज हो जाएंगे। तो देखो, -190 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस,
इतना ज़्यादा आप लोगों को वेरिएशन मिल जाता अर्थ पे देखने को। दिस इज़ वेयर एटमॉस्फेयर कम्स इन टू प्ले। एटमॉस्फेयर जो है गर्म हवा को ठंडा करने का काम करता है, और जो ठंडी होती है वहाँ पे गर्म हवा ले जाने का काम करता है। एंड दिस इज़ वॉट ऑल्सो कॉजेस विंड्स, बट दिस इज़ ऑल्सो वॉट मेंटेन्स टेम्परेचर। तो आप लोगों को अब तो पता चल गया कि टेम्परेचर किस तरीके से मेंटेन होता है, एटमॉस्फेयर का क्या रोल है टेम्परेचर मेंटेन करने में, ये आप लोगों को पता चल गया। अब हम जानेंगे मूवमेंट ऑफ एयर, मतलब विंड। अब विंड, सर पढ़ा तो रहे हो लेकिन हमें दिखता तो नहीं है। विंड वैसे किसी को नहीं दिखता, लेकिन विंड फील जरूर होता है। जब हवा मूव होती है तो उसे हम विंड कह देते हैं। वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डेली after days of really hot weather. What causes the movement of air, and what decides whether the movement will be in the form of gentle breeze or a strong wind or a terrible storm? What brings us to welcome the rains? अब देखो, हम बहुत ज़्यादा लकी है। अब देखो, मैं ये दिसंबर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आप लोग देख सकते हो कि बहुत सारी बारिश हो रही है, ऑलरेडी बारिश चल रही है। तो ये बारिश क्यों हो रही है? आप लोगों ने कभी सोचा है दिसंबर में बारिश? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बारिश, मतलब आप लोग बारिश देख सकते हो? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बारिश कराती है, या फिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो विंड प्रोड्यूस करती है? ऐसा एनसीईआरटी पूछती है। ऑल these phenomena आर रिजल्ट्स ऑफ चेंजेस दैट टेक प्लेस इन एटमॉस्फेयर ड्यू टू हीटिंग एयर एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर। अब ये बारिश क्यों होती है, इसकी पूरी की पूरी एक स्टोरी है। अब वो स्टोरी हम देखेंगे कि देखो, सनलाइट जो वाटर बॉडीज़ है उन पे पड़ती है, तो इनकी वजह से वाटर इवेपरेट हो जाता है। वाटर इवेपरेट हो जाता है, ऊपर चला जाता है। हम ड्राइंग करके जानेंगे। देखो, वाटर जो है वो वेपर के फॉर्म में ऊपर चला जाता है। अब ये देखो, ये लैंड हो गई, यहाँ तक वाटर है। तो इसके वजह से क्लाउड्स बनते हैं। ये क्लाउड्स जैसे जैसे ट्रैवल करेंगे वैसे वैसे जो वाटर वेपर है वो ठंडा हो जाता है। वाटर वेपर ठंडा होने के बाद यहाँ पर से जो है पानी गिरना स्टार्ट हो जाता है, रेन हो जाता है। उसके बाद ये पानी नीचे से या फिर ऊपर से बहकर फिर से नदी नालों में, समुंदर में चला जाता है। और कुछ इस तरीके से आप लोगों को एक साइकिल मिल जाता है, रेन का साइकिल देखने को मिल जाता है। सो दिस इज़ व्हाट कॉजेस रेन। अब वाटर वेपर फॉर्म ड्यू टू द हीटिंग ऑफ वाटर बॉडीज एंड एक्टिविटीज़ एंड द एक्टिविटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब सर, वाटर वेपर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे प्रोड्यूस करते हैं? देखो, हम जब ब्रीद आउट करते हैं ना, तो भी बहुत सारा वाटर वेपर हमारे नाक से चला जा रहा होता है। एटमॉस्फेयर कैन बी हीटेड फ्रॉम बिलो बाय द रेडिएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड बैक एंड री रेडिएटिंग बाय द लैंड और वाटर बॉडीज। ऑन बीइंग हीटेड, कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर। अब सर, ये कन्वेक्शन करंट्स क्या है? देखो, कन्वेक्शन करंट्स मतलब क्या कि कन्वेक्शन करंट्स मतलब क्या, देखो, एक जगह है। अब फिर से हम ये निकाल लेते हैं, पानी, ये हो गई ज़मीन। अब एक जगह है जहाँ पे बहुत सारा वाटर वेपर है, ओके, और एक जगह है जहाँ पे थोड़ा सा कम वाटर वेपर है, बिकॉज यहाँ पे कुछ क्लाउड्स नहीं है, कुछ ज़्यादा हवा नहीं जा रही। तो आपने नेचर का एक रूल सुना है कि जो प्रेशर है इट ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम हाई टू लो। तो हाई टू लो जब ट्रैवल करता है ना, तो ये क्लाउड्स को अपने साथ ले जाता है, और ये क्लाउड्स को अपने साथ ले जाकर यहाँ पे जब क्लाउड्स ठंडे हो जाते हैं तो दिस इज़ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब प्रेशर के साथ जब मूव होती है कुछ चीज़, तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। जब इसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो क्या होता है, यहाँ पर बारिश आ जाती है, फिर से थोड़ा सा एटमोसफेयर मॉइस्ट हो जाता है, तो फिर यहाँ पे प्रेशर इक्वल हो जाता है। उसके बाद फिर से यही चीज़ होती है, बिकॉज वाटर बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, तो यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, फिर से लो प्रेशर पे जाके बारिश हो जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट कन्वेक्शन इज़। सो दिस इज़ व्हाट कॉजेस रेन। अब ये कन्वेक्शन जो है वो टेम्परेचर की वजह से हवा का मूव होना है। टेम्परेचर की वजह से हवा का मूव होना। अब टेम्परेचर की वजह से हवा का मूव होना इज ऑल्सो विंड, इफ़ यू रियली थिंक। अब देखो, इमेजिन कर लो, एक बहुत बड़ा सा ज़मीन है, ओके, बहुत बड़ा ज़मीन है, इतना बड़ा, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब देखो, यहाँ पे बहुत सारा हीट है, बहुत सारा क्या है, हीट है। अब हीट को रेड कलर से दिखा देंगे हम, बहुत सारा हीट है यहाँ पे। तो और यहाँ पे जो है दूसरे साइड पे
कोल्ड है, बहुत सारा कोल्ड है। तो यू हैव ऑलवेज स्टडीड कि कन्वेक्शन कहाँ से होता है, हॉट टू कोल्ड। अब ये हॉट टू कोल्ड हो रहा है, ये तो सही है, लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग एक छोटे से बच्चे को रख दो तो उसे क्या फील होगा, उसे फील होगा कि विंड ब्लो हो रही है, विंड। तो दिस इज़ व्हाट विंड इज। आप लोगों को जो ब्रीज या फिर विंड जो शाम शाम के टाइम या फिर सुबह के टाइम जो विंड फ्लो हो रही होती है, सो दिस इज़ व्हाट विंड इज। जब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर जो हवा का प्रवाह होता है तो उसे हम विंड कह देते हैं। अब ये कन्वेक्शन या फिर ये एयर करंट किस तरीके से आप लोगों को कहाँ कहाँ पे दिख जाएगा, इसकी एक सस्ती एक्टिविटी है। अब ये सस्ती एक्टिविटी कौन सी है, तो वो मैं करके एक्सप्लेन करूँगा। आप लोगों को यहाँ पे एक एक्टिविटी दिख जाएगी इन 3, 2, 1। तो देखो, अब हमने एक कैंडल ली है और उसे बीकर के अंदर रखा है। फिर हमने उस कैंडल को लाइट किया है, मतलब उसके अंदर आग लगाई है। उसके बाद हमें एक टी शेप का कार्डबोर्ड रखना है ताकि एक साइड से स्मोक जा सके और दूसरी साइड से गर्म हवा ऊपर आ सके। अब देखो, हमने उसके अंदर एक जो है इनसे इसेंस स्टिक डाली है। अब आप लोग देख सकते हो कि हवा के करंट के कारण, गर्म हवा के करंट के कारण आप लोगों को देखो ऐसे ऊपर जाता हुआ स्मोक देख सकते हो आप लोग। स्मोक ऐसे ऊपर जा रहा है। ओके, एक्टिविटी तो आप लोगों ने देखी होगी। अब ये एक्टिविटी क्या क्या दिखाती है, तो देखो हमने क्या किया था, एक ग्लास में जो है हमने कैंडल रखी थी। कैंडल गर्म हवा जो है ऊपर ले जा रही थी, और जब कैंडल गर्म हवा ऊपर ले जा रही थी ना, तो उसके साथ आसपास की जो ठंडी हवा थी तो वो भी ऊपर ऊपर जा रही थी। एंड दिस इज़ व्हाट कन्वेक्शन इज, एयर करंट बिंग कॉज्ड बाय द अनइवन हीटिंग ऑफ एयर। तो जब यहाँ की हवा गर्म होगी ना, तो देखो साइड की हवा जो है वो उसे ठंडा करने के लिए आ जाएगी। सो दिस इज़ व्हाट कॉजेस कूलिंग, या फिर दिस इज़ व्हाट कॉजेस एन एयर करंट। एयर करंट मतलब एयर का फ्लो। अब इलेक्ट्रिक करंट मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो। इस तरीके से एयर करंट मतलब एयर का फ्लो। अब पैटर्न, दिस द पैटर्न रिवील दैट द स्मोक हाउ ओके चलो, अब इन्होंने यहाँ पे जो है कोस्टल रीजन्स का बताया है। अब देखो कोस्टल रीजन्स में क्या होता है ना, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कभी बीच पे गए होंगे तो आप लोगों को ये चीज़ साफ साफ दिखी होंगी। मैं भी बीच में गया था, मैं भी बीच पे गया था। तो देखो ये हो गया आप लोगों का बीच, देखो कुछ इस तरीके से ये हो गया बीच। अब जो है क्या होता है, दिन के टाइम पे जब सूरज देवता आ गई होती है तो पानी बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है, पानी बहुत ज़्यादा जल्दी गर्म हो जाता है। और सॉइल का जो एरिया होता है जहाँ पे 2-3 पेड़ है, चलो ये पेड़ है, ये भी एक पेड़ हो गया, तो जहाँ पे ये पेड़ होते हैं ना, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी आप लोगों को नहीं दिख जाती। तो ऑन द कोस्टल रीजन्स क्या होता है देखो, सो इफ़ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट्स राइजिंग। सॉरी, तो जो लैंड पर जो हीट है ना, तो वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, पानी थोड़ा सा धीरे धीरे गर्म हो जाता है। ओके, so what do we observe? As the air rises, the region of low pressure is created and air over the sea moves into the low pressure, and movement of air from the one region to other creates the winds. During the day, the direction of wind would be from sea to the land. अब ये क्या सर आपने बता दिया, देखो कुछ इस तरीके से आपका बीच है, यहाँ पे आप लोगों का पानी है। दिन के टाइम पे जब सूरज देवता होंगी बाहर, तो ज़मीन बहुत जल्दी से गर्म हो जाएगी, और इस वजह से क्या होगा कि वहाँ की हवा ऊपर उठ जाएगी। वहाँ की हवा ऊपर उठ गई मतलब यहाँ पे हवा का प्रेशर लो हो गया। अभी ये लो प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए जो बीच पर जो मतलब जो पानी पे जो एयर है, तो वो लैंड की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज ऑलवेज एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो कुछ इस तरीके से हवा आएगी, कहाँ से, सी से लैंड तक आएगी। तो दिन में होता है डे पे सी टू लैंड, आप लोगों को ब्रीज मिल जाएगा।
and at the night both land and sea start to cool. Since the water cools down slower than the land, the air above water will be warmer than the air above the land. अब जब रात हो जाएगी, जब चंदा मामा होंगे, तो तब क्या होगा? देखो, पानी बहुत स्लोली गर्म भी होता है, बहुत स्लोली ठंडा भी होता है। तो जब रात हो गई होगी तो भी समुद्र का पानी जो है वो गर्म होगा। तो उस गर्म पानी की वजह से वहाँ की हवा जो है वो ऊपर उठ जाएगी, और इस ऊपर उठने की वजह से नीचे जो है एक लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, और लो प्रेशर की तरफ ज़मीन पे जो हाई प्रेशर विंड्स है, तो वो हाई प्रेशर एयर है, तो वो वहाँ पे चली आएगी। तो नाइट के टाइम पे लैंड टू सी कुछ इस तरीके से ब्रीज मूव करती है, एंड दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। लैंड ब्रीज जो लैंड की तरफ हवा जाए, सी ब्रीज जब सी की तरफ हवा जाए। दिस इज़ व्हाट हैपन्स ऑन द कोस्टल रीजन्स। सो दिस इज़ व्हाट it is trying to tell. On the basis of above discussion, what can you say about the appearance of areas of low pressure and high pressure in coastal areas at night? अब हम रात के टाइम पे क्या कह सकते हैं? अब देखो, रात के टाइम पे ये हो गया पानी, ये हो गया आपका बीच, तो यहाँ पर होगा लो प्रेशर एरिया, बिकॉज यहाँ की जो हवा है वो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगी, और जो बीच पे मतलब जो ज़मीन पे हवा है तो वो आएगी लैंड से सी की तरफ। द direction in which air will flow at night in the coastal regions. तो नाइट में लैंड टू सी आप लोगों को मूव करते हुए दिख जाएंगी ये विंड्स। मूवमेंट ऑफ एयर विंड्स वही पढ़ रहे हैं हम। सिमिलरली ऑल द मूवमेंट्स ऑफ एयर रिजल्टिंग इन डाइवर्स एटमॉस्फेरिक फिनोमेनन्स आर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। जो भी विंड्स ब्लो हो रही है इस दुनिया में, दिस इज बिकॉज अनइवन हीटिंग ऑफ एटमॉस्फेयर। अनइवन हीटिंग, अनइवन हीटिंग मतलब हर जगह पे इक्वल हीटिंग नहीं हो रही of the atmosphere in different regions of earth, but various other factors also influence these winds: the rotation of earth and the presence of mountain ranges, the paths of winds are a couple of other factors. अब जो दुनिया में विंड्स मूव कर रही है उनको कई सारे और फैक्टर्स भी है जो उनके डायरेक्शन को जो है चेंज करने का काम करते हैं। जैसे आप लोग अगर इंडिया का देख लो ना, एक मिनट हम एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं इंडिया की। कहाँ पे ड्रॉ करें? ओके, जो इंडिया है हमारा, कुछ इस तरीके से। अब डोंट जज माय डायग्राम। तो कुछ इस तरीके से हमारा भारत है। तो जब आप लोगों को क्लाउड्स मतलब जब आप बारिश का सीज़न देखो ना, तो विंड्स जो है वो यहाँ से यहाँ पर मूव हो रही होती है, और जब रिटर्निंग मानसून या फिर यहाँ से यहाँ पे मूव हो रही होती है, और यहाँ पे जो है हिमालयाज़ है, तो हिमालयाज़ के आगे विंड नहीं जा पाती, तो फिर से वहाँ से क्लाउड्स वापस आना स्टार्ट हो जाते हैं रिटर्निंग मानसून की तरफ, रिटर्निंग मानसून में। तो कुछ इस तरीके से विंड्स का पैटर्न होता है, एंड इट डिपेंड्स ऑन जहाँ पे माउंटेन रेंजेस है, जहाँ पे अल्टीट्यूड ज़्यादा है। अगर अल्टीट्यूड ज़्यादा होगा तो बारिश हो जाएगा, और कई सारी चीज़ें हैं जो एक विंड के फैक्टर में चेंज लाती है। अब ये रेन एक नया सब टॉपिक है जो हम स्टार्ट करेंगे। व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द ओके, मैं आप लोगों को रेन का एक साइकिल ईजी वे में बता दूंगा। देखो, जब कोई वाटर बॉडी हीट हो जाएगी ना, बहुत सारी रोशनी पड़ने के बाद, तो वहाँ से जो है वाटर बॉडी से जो है वाटर वेपर्स ऊपर आ जाएंगी। अब ये वाटर वेपर्स ऊपर आ गई है तो वो क्लाउड्स के मतलब क्लाउड्स बन जाएगा। ये क्लाउड्स जो है वो ज़मीन पे चले जाएंगे और वहाँ पे हो जाएगी बारिश। अब ये बारिश की वजह से जो पानी है वो अंडरग्राउंड भी चला जाएगा, नदियों से भी बह के वापस समुद्र में चला जाएगा। दिस इज़ हाउ रेन का एक साइकिल फॉर्म्स। अब ये रेन साइकिल किस तरीके से फॉर्म होता है तो हम वो देख लेते हैं। पहली बात तो एक चीज़ जान लो, कूलिंग जो है वाटर वेपर का कूलिंग होता है, तो दिस इज़ कॉल्ड एज कंडेंसेशन। मतलब वाटर वेपर का वेपर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में आ जाना, उसे हम कह देते हैं एक वाटर वेपर। तो अब
ये कैसे होता है, देखो यहाँ से वाटर पेपर्स चली जाती है, तब वो वाटर वेपर के फॉर्म में होती है, क्लाउड बन जाता है, क्लाउड्स अर्थ की तरफ सॉइल की तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद जो है आप लोगों को, मतलब जब जैसे जैसे क्लाउड्स ऊपर ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे कूलिंग इफेक्ट हो जाता है, तो वो ठंडे हो जाते हैं। वाटर वेपर्स जो है वो डस्ट के छोटे छोटे पार्टिकल्स के ऊपर चिपक जाती है, और ये बहुत ज़्यादा हेवी बन जाता है एक पार्टिकल। और एक हेवी पार्टिकल पानी का मतलब ही एक ड्रॉप होता है, एंड दिस ड्रॉप condenses down, and this is how the rain you see occurs। तो ये पानी कुछ इस तरीके से गिरता है आसमान से जब बारिश आ जाती है। वंस द वाटर ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, दे ग्रो बिगर बाय द कंडेंसेशन of these water droplets. When the drops have grown big and heavy, they fall down and form the rain. Sometimes when the temperature of, अब जब बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाती है ना, तो आप लोगों को हेल स्टॉर्म भी दिख जाएंगी या फिर स्नोइंग भी दिख जाएगी। अब ये हेल स्टॉर्म क्या होता है पता है क्या? हेल स्टॉर्म्स मतलब बड़े बड़े ऐसे गोले, आइस के गोले गिर जाते हैं ऊपर से। ये फार्म्स को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। स्नो जो होती है वो कश्मीर वालों को पता होगी, या फिर बहुत सारे जो कोल्ड रीजन्स पे जा चुके हैं लोग वहाँ पे, तो उन लोगों को पता होगी स्नोइंग कैसे होती है। और जो हेल्स हो गई, स्नो हो गई, स्लीट जो होती है ना, वो भी कुछ इस तरीके से ही होती है। स्लीट थोड़ा सा ऐसा लंबा लंबा रॉड स्ट्रक्चर्स होता है जो ज़मीन पे आके फिर से कूल डाउन हो जाते हैं। तो दिस इज़ व्हाट स्लीट इज़। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को कई सारी चीज़ें आसमान से गिरती हुई दिख जाएंगी। ये हेल स्टॉर्म्स बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। हेल्स लगती है भी है। मैंने 2-3 बार एक्सपीरियंस की है। महाराष्ट्र में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन चीज़ है, हेल स्टॉर्म्स आ जाते हैं। सो अब हम जानेंगे कि हवा का पोल्यूशन कैसे होता है। जिस हवा में हम बारिश एक्सपीरियंस करते हैं, जिस हवा को हम ब्रीथ करते हैं, उसे हम लोग गंदा भी करते हैं। अब ये पोल्यूशन के बारे में हम अब जानेंगे। नॉट ओनली इज़ द इनहेलेशन ऑफ दिस गैसेस डेंजरस, दे ऑल्सो आर डेंजरस, they also dissolve in the water and give rise to acid rain. The combustion of fossil fuels also increases the amount of suspended particles in air. अब देखो, सिर्फ सांस लेने से डेंजरस गैसों की हम लोगों की मौत नहीं होगी, तो जो है वही ड्रॉपलेट्स, अगर वही पोल्यूशन अगर पानी के साथ साथ आ जाए तो उससे एसिड रेन भी आप लोगों को दिख जाएगी। और वैसे भी जब जब स्नो बाहर निकलती है तो कई सारे और भी चीज़ें हवा में मिक्स हो रही होती है। एंड सस्पेंडेड पार्टिकल्स वुड बी अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स एंड आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स। तो जब भी आप लोग गाड़ी चलाते हो ना, तो आपके गाड़ी के एग्जॉस्ट से ब्लैक ब्लैक कलर का कुछ स्मोक आ जाता है। तो दीज आर हाइड्रोकार्बन्स, जो पूरी की पूरी तरह से कंबस्ट हुए कार्बन पार्टिकल्स नहीं होते। दीज आर इनकम्प्लीट कंबन्स, या फिर अनबर्न कार्बन बाहर आ रहा होता है। प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दिस पोल्यूटेंट्स कॉजेस विजिबिलिटी टू बी लोवर्ड स्पेशली इन द कोल्ड वेदर। अब देखो, दिल्ली वालों को तो ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है स्मॉग क्या है। स्मॉग मतलब फॉग प्लस स्मोक। ये इतना ज़्यादा डेंजरस होता है कि आप लोगों को आगे का कुछ नहीं दिखता। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पोल्यूशन, इसकी कोई और वजह नहीं है। और ये ठंडी के टाइम पे स्मोक ऐसे नीचे आ जाती है और एक ओपेक लेयर तैयार हो जाता है, और जो बहुत ज़्यादा अस्थमेटिक होता है, कैंसर कॉज करता है, हार्ट डिसीजेस कॉज करता है, एलर्जीज कॉज करता है, काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। और ये दिल्ली के नॉर्थ साइड में कई सारे और भी चीज़ें हैं जहाँ पे आप लोगों को ये एयर पोल्यूशन दिख जाएगी। अब जो है एयर पोल्यूशन इतना ज़्यादा मैक्सिमम हो चुका है कि दिल्ली के कई स्कूल्स में, नॉर्थ पंजाब में स्कूल्स में जो है छुट्टियाँ दी जाती है। अब ये छुट्टियाँ क्यों दी जाती है? ताकि बच्चे सेफ रहे। एंड दिस इज़ व्हाट एयर पोल्यूशन इज़ अबाउट। अब एयर पोल्यूशन कई सारे शहरों में इतना ज़्यादा हो चुका है ना, आप लोगों को बिलीव नहीं होगा, लेकिन चाइना के कुछ शहर इतने ज़्यादा डेंजरस है कि वहाँ पे बच्चों को मास्क लगा के स्कूल में आना पड़ता है हर रोज़, बिफोर कोविड भी। कई सारे डेंजरस चीज़ें आप लोगों को होती हुई दिख जाएगी इस पोल्यूशन की वजह से। सो ये होता है पोल्यूशन। अब ये लाइकेंस जो है एक बहुत ज़्यादा स्पेशल एनिमल होता है। अब ये लाइकेंस क्या होते हैं तो देख लो। लाइकेंस एक स्पेशल टाइप का जो है organism called lichens is found to be very sensitive to level of contaminants in sulfur dioxide in air. Lichens can be commonly found in growing on barks. अब lichen एक टाइप का पैरासाइट होता है, पैरासाइट जो अलग अलग पेड़ों पे उगता है, उसे हम अमरबेल भी कह देते हैं।
तो ये पैरासाइट जो है वो ऐसी जगहों पे, ये बहुत ज़्यादा पोल्यूशन सेंसिटिव होता है। देखो पोल्यूशन सेंसिटिव, और ये जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ज़्यादा डेंजरस पोल्यूटेंट है। डाइऑक्साइड जहाँ पे ज़्यादा होता है वहाँ पे ये दिखता नहीं है आप लोगों को। ये बहुत डीप जंगलों में मिल जाएगा। महाबलेश्वर नाम की जगह है जहाँ पे मैंने पहली बार लाइकेन देखा था लाइफ में। तो ये सबसे जहाँ पे कम पोल्यूशन होगा ना, वहाँ पे ये आप लोगों को लाइकेंस दिख जाएगा। और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। बहुत बड़े 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 फ्लावर्स होते हैं इसके, एंड इट इज़ ग्रीनिश वाइट, थोड़ा सा ग्रीनिश कलर का होता है। एंड सी इफ़ यू कैन फाइंड इट इन योर लोकेलिटी। अगर आप लोग दिल्ली में रह रहे तो भूल जाओ। अगर आप लोग कहीं पे हिल स्टेशन में, मनाली वगैरह, शिमला में या फिर राजस्थान में, तो मिल ही नहीं जाएगा। वैसे राजस्थान में कहाँ पे, राजस्थान में तो जंगल है ही नहीं। लेकिन आप लोगों को जो जंगली एरियाज़ में, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से है तो वहाँ पे आप लोगों को ये साफ साफ लाइकेंस दिख जाते हैं। महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर में, पंचगनी में ये चीज़ें दिख जाती है, बिकॉज वहाँ पे पोल्यूशन नेचुरली बहुत कम है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। अब हम आ जाते हैं वाटर अ वंडर लिक्विड के बारे में। वाटर अ वंडर लिक्विड, वाटर जो हम लोग पीते हैं, वही वाटर जो लोहे को जंग लगाता है, वही वाटर। अब वाटर का जो है हम लोग जानेंगे। Water occupies a very large area of the Earth's surface and it is also found underground. Some amount of water exists in form of water vapor in atmosphere. बहुत सारा पानी बर्फ़ के फॉर्म में भी है आर्कटिक और एंटार्कटिक में, और कई सारा पानी आप लोगों को लेक्स पॉन्ड्स में भी मिल जाएगा जो फ्रेश वाटर है। अब पानी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक सॉल्टी वाटर, एक फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जो हम पी सकते हैं, जो हम लोग अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में यूज़ कर सकते हैं। खारा पानी मतलब सॉल्टी वाटर जो आप लोगों को ओशंस में मिलेगा। फ्रोज़न भी वाटर होता है। और एक चीज़ होती है, अंडरग्राउंड भी कई सारे स्ट्रीम्स होते हैं पानी के, जहाँ से नदियाँ भी मतलब नदियों का भी ओरिजिन अंडरग्राउंड से ही होता है। बट वाई इज़ वाटर सो नेसेसरी? अब ये तो हो गया चलो, लेकिन पानी नेसेसरी क्यों है? पानी का इतना ज़्यादा हाइप क्यों है? तो देखो, ऑल सेल्युलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द वाटर मीडियम. All the reactions take place within our body and within the cells occur between the substances that are dissolved in water. Substances are also transported from one part of body to another in a dissolved form. देखो, वाटर बहुत ही अच्छा डिजॉल्व करने वाला सब्सटेंस है। सोल्यूट बहुत अच्छा है वाटर, और कई सारी चीज़ों को मिक्स कर लेता है अपने अंदर। हर सेलुलर प्रोसेस में, हमारे बॉडी की हर एक सेलुलर प्रोसेस वाटर के अंदर हो रही होती है। उसके साथ साथ वाटर के ही अंदर कई सारी चीज़ें एक सेल से या फिर एक बॉडी के पार्ट से दूसरी बॉडी के पार्ट में डिजॉल्व फॉर्म में भेजी जाती है। इवन प्लांट्स में भी जो है वाटर बहुत ज़्यादा इसेंशियल होता है। प्लांट्स भी वाटर का यूज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सॉल्ट्स, मिनरल्स, हार्मोन्स के लिए कर लेती है। हमारे खून में जो है बहुत सारे 55% ऑलमोस्ट पानी होता है। हमारी बॉडी में ऑलमोस्ट 70% पानी होता है शायद। This is how important water is to us. Hence, organisms need to maintain the level of water within their bodies in order to stay alive. Terrestrial animal forms require fresh water as for it because their bodies cannot tolerate to get rid of high amounts of dissolved salts in saline water. तो देखो, हमें फ्रेश वाटर की ज़रूरत क्यों होती है? बिकॉज सलाइन वाटर में जिस लेवल का सॉल्ट होता है ना, तो वो हमारी बॉडी मतलब एडजस्ट नहीं कर पाती। आप लोग खारा पानी पी ही नहीं सकते। Thus, water source is needed to be easily accessible for animals and plants to survive on land. इसलिए पानी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इवन आजकल के मतलब जो जहाँ पे जिस भी शहर में आप रह रहे हो ना, तो वो शहर हिस्टोरिकली बने हैं किसी न किसी रिवर के बैंक पे। किसी न किसी रिवर के बैंक पे कई सारे शहर बने हैं। जैसे दिल्ली हो गया यमुना नदी के बैंक पे। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस नदी के बैंक पे बना था। दिस इज़ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में जो अमेजोन नदी है, उसी के आजू बाजू में जो है सबसे पहले सेटलर्स आ गए थे। उसी तरीके से देखो, जो सहारा डेजर्ट है, इतना ज़्यादा सूखा है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिविलाइजेशन आप लोगों को दिख जाएगा नाइल नदी के पास में, जो है इजिप्ट में। दिस इज़ हाउ इम्पोर्टेंट वाटर इज़। जहाँ पे वाटर होगा वहाँ पे आदमी होंगे। दिस इज़ द थिंग। But why is water so necessary? So this is why water is necessary. Do you think if there is any relationship between the amount of available water and the number of variety of plants and animals that can live in the given area?
If there is a relationship, where do you think would you find a greater variety of abundant of life? तो क्या आप लोगों को, तो एनसीईआरटी एक अच्छा सवाल करती है कि क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा, जहाँ पर देखो जहाँ पे पानी ज़्यादा होगा वहाँ पे ज़्यादा स्पीशीज़ होंगी? ऑब्वियसली बहुत ही ऑब्वियस आंसर है कि हाँ। जहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा पानी मिलेगा वहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी जो है डेंस फॉरेस्ट मिलेगा, डेंस रिवर डेल्टाज मिलेंगे। आप लोगों को सुंदरबन तो पता होगा होगा सुंदरबन। सुंदरबन एक रेन फॉरेस्ट है जो बे ऑफ बंगाल में है, जो प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश के अंदर स्प्लिट हुआ है। वो वर्ल्ड्स सबसे बड़ा रिवर डेल्टा है। दूसरी बात, वहाँ पे जितने वैरायटी ऑफ एनिमल्स मिलेंगे वैसे वैरायटी ऑफ एनिमल्स आप लोगों को पूरे विश्व में कहाँ पे नहीं मिलेंगे। जिस तरीके के एनिमल्स आप लोगों को अमेज़ॉन में मिलेंगे उस तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप लोगों को दुनिया में कहीं और नहीं मिलेंगे। जो पिराना फिशेस है और कई सारे बटरफ्लाई की स्पीशीज़ है, फिशेस की स्पीशीज़ है जो अमेज़ॉन में मिलती है, वो दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलती। बिकॉज जहाँ पे ज़्यादा पानी होगा वहाँ पे नेचुरली बहुत सारा रेनफॉल भी होगा। तो देखो जहाँ पे 5 सेंटीमीटर रेनफॉल, तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेनफॉल होगा ना वहाँ पे भी बहुत सारी स्पीसीज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे वेस्टर्न घाट्स हो गए जहाँ पे मैं रहता हूँ, मुंबई के आसपास, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल आप लोगों को दिख जाएगा। तो आप लोगों को क्या लगता है कि जहाँ पे 5 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा जैसे राजस्थान, या फिर जहाँ पे 200 सेंटीमीटर का रेनफॉल होगा जैसे नॉर्थ ईस्ट, तो क्या वहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। राजस्थान में आप लोगों को इतने ज़्यादा एनिमल की डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी जितनी आप लोगों को नॉर्थ ईस्ट इंडिया के जंगलों में मिलेंगी। दिस इज़ वॉट दिस इज़ वाई वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ, VIMP मतलब very important. The availability of water decides not only the number of individual of each species that are able to survive in the particular area, but it also decides the diversity of life there. तो जितना ज़्यादा पानी होगा उतना ज़्यादा आप लोगों को डाइवर्सिटी मिलेगा। Of course, the availability of water is not the only factor that decides the sustainability of life in a region. Other factors like temperature and nature of the soil also matter, but water is one of the major resources which help us to determine the life on land. तो देखो सिर्फ पानी होने से काम नहीं चलेगा, तो कई सारे और सस्टेनिंग फैक्टर्स भी होने चाहिए। सस्टेनिंग फैक्टर्स जैसे टेम्परेचर अच्छा रहने लायक टेम्परेचर होना चाहिए। उसी के साथ साथ जो है नेचर भी अच्छा होना चाहिए सॉइल का। वहाँ पे अगर आप लोगों की नदी डेजर्ट से बह रही है तो उसका कुछ पॉइंट नहीं है, तो वहाँ पे लाइफ नहीं आएगा। लेकिन जो है जहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा पानी मिलेगा, मॉडरेट टेम्परेचर होगा, बहुत सारी अच्छी सॉइल होगी, तो वहाँ पे आप लोगों को सिविलाइजेशन देखने को मिलेगा, बहुत सारी लाइफ देखने को मिलेगी। वाटर डिजॉल्व्स द फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स जो हम लोग खेत में यूज़ कर लेते हैं, कई सारी सब्सटेंसेस जो है, तो वो अब पानी किस तरीके से गंदा होता है वो मैं बता दूँ। कई सारे पेस्टिसाइड्स होते हैं, कई सारे इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, तो उनके रेसिड्यू जो रह जाते हैं ना, तो वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, ज़मीन के अंदर अंडरग्राउंड में मिक्स हो जाते हैं, और वो मेन नदी नालों में आप लोगों को उसके रिमेनेंट्स मिल जाएंगे। सो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज़ जो है वो भी लेदर इंडस्ट्री हो गई जैसे, या फिर आपके शर्ट की जो डाइंग इंडस्ट्री है, तो वो बहुत सारे उनका जो वेस्ट होता है तो वो पानी में डायरेक्टली बहा देती है, जिस वजह से फिशेस को डैमेज होता है, आप लोगों के पानी के हेल्थ को डैमेज होता है, आप लोगों के हेल्थ में जो है डैमेज हो जाता है। कई सारे लोग वहाँ पे अपने जो अपने काउज होते हैं उनको धो रहे होते हैं, कई लोग तो नंबर 2 भी कर लेते हैं पानी में। दिस इज़ नॉट द थिंग। इस वजह से जो है आप लोगों को पानी की क्वालिटी अफेक्ट हो जाती है, कई सारे डिसीजेस स्प्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। अनदर मैनर इन विच टेम्परेचर ऑफ, अब देखो अब जो है कई सारी जो कंपनीज़ है वो पानी में जो वेस्ट डालती है ना, तो वो अलग टेम्परेचर का डालती है जो पानी का टेम्परेचर ऑलरेडी है उससे। अब देखो अगर बहुत ज़्यादा गर्म पानी छोड़ा जाए अचानक रिवर में तो फिशेस मर जाएंगी। दूसरी चीज़, जो डैम्स में जो पानी स्टोर किया जाता है ना, तो वहाँ पे देखो ऊपर जो है टेम्परेचर बहुत गर्म होगा, नीचे जो है पानी तो वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। इस वेरिएशन की वजह से जो है फिशेस कंफ्यूज हो जाती है, और इस वजह से जो है वाटर इनसाइड द डीप रिजर्वेयर विल बी कोल्डर देन द वाटर ऑन द सरफेस विच गेट्स हीटेड बाय द सन। ऑल दिस कैन अफेक्ट द लाइफ फॉर्म्स। तो इस वजह से आप लोगों को
लाइफ फॉर्म्स में थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन आप लोगों को दिख जाएगा, डिस्टरप्शन दिख जाएगा। कई सारे लाइफ फॉर्म्स, कई सारे फिशेस जो 50-60 साल पहले, मतलब डैम बनाने से पहले 50-60 साल पहले माइग्रेशन करते थे, उनका माइग्रेशन रुक जाता है। वो फिशेस फिर बाद में रिवर्स में मिलना ही बंद हो जाती है। यहाँ पे जो महाराष्ट्र में जो कोयना डैम है, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती है। लेकिन हम लोग ह्यूमंस है, वी आर वेरी वेरी कनिंग, तो हम लोग नेचर की परवाह नहीं करते, हम बस यूज़ कर रहे होते हैं। अब वाटर पोल्यूशन के बारे में जानेंगे। तो this effect of balance between the various organisms which have been established in that system, so we use the, तो देखो अब वाटर किस तरीके से हम लोग पॉल्यूट करते हैं ये जानेंगे। एडिशन टू द अनडिजायरेबल सब्सटेंसेस टू वाटर बॉडीज, तो जब हम पानी में कुछ अनडिजायरेबल चीज़ें डालेंगे, जैसे केमिकल्स हो गए फैक्ट्रीज के, तो दिस सब्सटेंसेस वुड बी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स यूज बाय फार्मिंग, दे कुड बी पॉइजनस सब्सटेंसेस लाइक मर्क्यूरी सॉल्ट्स। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं या फिर इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनके अंदर हार्मफुल केमिकल्स होते हैं जैसे मर्क्यूरी सॉल्ट्स। तो या फिर पेपर इंडस्ट्रीज़ होती है, तो उनके थ्रू जो गंदगी डाली जाती है रिवर्स में, तो वो बहुत ज़्यादा हार्म करती है किसी भी रिवर को। एंड दिस इज़ व्हाट कॉजेस what causes harmful effects on the people living around. Disease causing organisms like bacteria, जो कॉलेरा है तो वो भी स्प्रेड होता है ख़राब पानी की वजह से, और ये बैक्टीरिया ग्रो करते हैं बिकॉज पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, पानी की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। द रिमूवल ऑफ डिज़ायरेबल सब्सटेंसेस फ्रॉम द वाटर बॉडीज़, अब कई सारी जो कंपनीज होती है वो पानी से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक्सट्रैक्ट करने का भी काम करती है। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट लिव इन द वाटर। एनी चांस दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन वुड बी एडवर्सली इफेक्टिंग द एक्वेटिक लाइफ। अब देखो पानी में फिशेस रह रही है, पानी में कई सारे मॉसेस हैं, कई सारे और ऑर्गेनिजम्स है, क्रैब्स है। अब इमेजिन करो आप लोग ऐसा कुछ केमिकल डालो जो पानी में से सारा ऑक्सीजन ही उड़ा दे, या फिर पानी में ऑक्सीजन मिक्स ही ना हो इस केमिकल की वजह से, तो ऑब्वियसली फिशेस वगैरह मर जाएंगी ना। तो दिस इज़ हाउ वी ह्यूमंस पोल्यूट वाटर, बाय एडिंग हार्मफुल थिंग्स जो डिप्लीट करती है ऑक्सीजन लेवल। द चेंज इन द टेम्परेचर, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स आर यूज टू सर्टन रेंज। अब देखो पानी के अंदर जो चीज़ें हैं, जो लाइफ है पानी के अंदर एक अपनी एक दुनिया है। अगर आप लोग उसका टेम्परेचर चेंज करोगे ना, तो वो ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो ऑर्गेनिजम्स उस टेम्परेचर, समझ लो कोई पानी है वहाँ पे शायद 40 डिग्री सेल्सियस का पानी, 30 डिग्री सेल्सियस का पानी है। अगर आपने ऐसी केमिकल इंडस्ट्री डाल दी जो ठंडा पानी डाल रही है या फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी डाल रही है पानी में डायरेक्टली, तो वहाँ पे जो लाइफ हज़ारों सालों से रह रही है, वो उसका जो इकोसिस्टम है वो डैमेज हो जाता है, वो उस टेम्परेचर पे रह नहीं पाती। इस वजह से वो इवेंचुअली मर जाती है, वहाँ से लाइफ हट जाती है, और इस वजह से भी पोल्यूशन बढ़ जाता है हमारी वाटर बॉडी में। दिस इज़ हाउ ह्यूमंस किल द वाटर बॉडी, दिस इज़ हाउ ह्यूमंस डैमेज द वाटर बॉडी। दिस वॉज ऑल अबाउट नेचुरल रिसोर्स। हमें कई सारे ऐसे भी चीज़ें जाननी है जो करके हम लोग इस पोल्यूशन को रोक सकते हैं। इस चैप्टर में हमने सिर्फ अब तक पोल्यूशन के बारे में देखा, अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में किस तरीके से हम लोग पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अभी ये नेक्स्ट लेक्चर आएगा कल, बी रेडी, वहाँ पे हम सीखेंगे और कई सारी चीज़ें नेचुरल रिसोर्स के बारे में। एंड इट वॉज अ वेरी सैड एज वेल एज अ फन लेक्चर टू टीच। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। You are watching WinScience. You were watching WinScience. Hit the share, subscribe, and like button. See you in the next class. Bye bye. Chalo. Bye.